हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि यूपी एसटीएफ के डीआईजी अनंत देव का तबादला कर दिया गया है। अनंत देव पर विकास दुबे मामले में सवाल उठ रहे थे और आरोप है कि शहीद सीओ देवेंद्र मिश्र ने बाकायदा चिट्ठी लिखकर कानपुर के एसएसपी, तब ये हुआ करते थे अनंत देव, कार्रवाई करने की अपील की थी, लेकिन इन्होंने नजरअंदाज किया। आरोप है कि अनंत देव ने तब कोई कार्रवाई नहीं की। जब ये सवाल उठे तो अनंत देव को एसटीएफ से हटा दिया गया है। अब उन्हें मुरादाबाद पीएसी का डीआईजी बना दिया गया है। लेकिन सच तो यह है कि विकास दुबे अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन पुलिस सिवाय उसकी तस्वीर लेकर इधर से उधर भटकने के कुछ और नहीं कर पाई है। कभी खबर आती है कि विकास नेपाल भाग गया है, कभी उसकी राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश में छिपने की संभावना जताई जाती है। और ताजा खबर के मुताबिक विकास दुबे की लोकेशन बिजनौर में पाई गई है, जिसके बाद से कोटद्वार पुलिस ने बिजनौर से लगे सीमावर्ती इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है, क्योंकि माना जा रहा है कि विकास उत्तराखंड में घुसने की कोशिश कर सकता है। लेकिन असली बात यह है कि यूपी पुलिस के पास अब तक इस बात का कोई जवाब नहीं है कि जिस विकास दुबे को पुलिस के आने की खबर पहले से लग गई थी, पुलिस को अब तक उसकी कोई खबर क्यों नहीं लग पा रही है। 8 पुलिस वालों की हत्या करने वाले विकास दुबे का यह सबसे नया वीडियो है। दावा है कि यह पिछले साल का वीडियो है, जब विकास ने किसी मामले को निपटाने के लिए अपने घर में पंचायत लगाई थी। वीडियो में विकास कुछ लोगों को धमकाता दिख रहा है। बिकरू गांव की घटना के एक दिन पहले तक विकास इसी तरह खुलेआम दबंगई किया करता था, लेकिन अब वो कहां है ये किसी को नहीं पता। विकास की तलाश में लगी यूपी पुलिस उसके गांव में घूम घूम कर सुराग तलाश रही है। ताजा जानकारी के मुताबिक पुलिस वालों की हत्या के बाद विकास और उसके साथी एक इनोवा गाड़ी से कानपुर देहात के पीटरापुर गांव पहुंचे। इन लोगों ने गांव के एक परिवार के सभी फोन स्विच ऑफ करवाकर अपने साथ रख लिए और फिर उसी इनोवा गाड़ी में वहां से फरार हो गए। साफ है कि जिस तरह विकास को पुलिस की दबिश की जानकारी पहले से मिल गई थी, उसी तरह उसने भागने का प्लान भी पहले ही बना लिया था। इसीलिए वो अपना फोन अपने साथ लेकर नहीं गया। पुलिस से कहीं ज़्यादा आगे सोच करके काम कर रहा है। बेहद शातिर अपराधी है। मोबाइल का इस्तेमाल वो बहुत कम करता है, क्योंकि उसको मालूम है कि इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस जो है वो पुलिस का एक बड़ा हथियार है। तो ऐसे में वो पुलिस की पकड़ में नहीं आ रहा है। पुलिस लगातार उसके रिश्तेदारों, उसके परिचितों, उसके दोस्तों, जो भी लोग उसको संरक्षण देते थे, उनसे पूछताछ कर रही है और उन्हीं के हवाले से जो उनको सूचनाएं मिल रही हैं उस पर कार्रवाई कर रही है। अब तक की जांच में पुलिस को इन 12 लोगों के बारे में पता चला है जो विकास दुबे के साथ फरार हैं। आमतौर पर यूपी से भागने वाले अपराधी नेपाल का रुख करते हैं, इसलिए यूपी पुलिस ने महाराजगंज की नेपाल सीमा पर एसएसबी को अलर्ट कर दिया है। जगह जगह पोस्टर लगाए गए हैं। हालांकि विकास के नेपाल जाने की संभावना कम है, क्योंकि नेपाल के साथ चल रहे विवाद के कारण नेपाल सीमा पूरी तरह सील है। इसीलिए यूपी राजस्थान और यूपी मध्य प्रदेश की सीमाओं पर भी चौकसी बढ़ाई गई है। सूत्रों के मुताबिक एक संभावना यह है कि विकास कानपुर से राजस्थान के भरतपुर गया हो। भरतपुर इसलिए क्योंकि भरतपुर में अपराधियों का बड़ा गैंग है जो विकास की मदद कर सकता है। दूसरी संभावना विकास के मध्य प्रदेश भागने की भी है, क्योंकि कानपुर से औरैया के रास्ते कम वक्त में मध्य प्रदेश पहुंचा जा सकता है। इसी संभावना को देखते हुए ग्वालियर के चंबल रेंज में पुलिस अलर्ट पर है। गांव से लेकर जंगल तक के रास्तों पर निगरानी की जा रही है। दरअसल कुछ साल पहले जब विकास दुबे पकड़ा गया था, तब उसने खुद ये बताया था कि फरार होने के वक्त वो ग्वालियर के महाराजपुर इलाके में था। उसकी लास्ट लोकेशन औरैया में आई है और हो सकता है शायद वो चंबल क्रॉस करके भिंड या इधर ग्वालियर तरफ आए। मैं और आईजी चंबल दोनों लोगों ने मिल करके जो अपना पूरा इलाका है उसमें हमने इस पार्टीज लगाई। हम उसको अपनी बाइक भी पेट्रोलिंग कर रही है उस पूरे चंबल रिवर बेसिन में। विकास दुबे की तलाश में यूपी पुलिस ने तमाम टोल नाकों पर उसकी तस्वीरें तो लगा दी हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये है कि कोरोना के इस दौर में जब हर कोई अपने घरों से मास्क लगाकर निकलता है, ऐसे में हर किसी के मास्क उतरवाकर कैसे शिनाख्त की जाए। मिनट टू मिनट जो विवेचनाएं चल रही हैं उसको
मीडिया के साथ या किसी के साथ शेयर करने का कोई औचित्य नहीं है। अगर वो मुख्य अभियुक्त कहीं भी जाएगा, हम उसको जरूर ढूंढ निकालेंगे और जैसे ही हमारे गिरफ्त में आएगा, हम सभी मीडिया के बंधुओं से उसके बारे में सभी सूचनाएं शेयर करेंगे। पुलिस ने विकास दुबे की मदद करने के आरोप में उसकी नौकरानी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। छापेमारी में घर से कई फर्जी पहचान पत्र बरामद हुए हैं जो उसके नौकर दयाशंकर और नौकरानी के नाम पर हैं। इसके अलावा खाली राशन कार्ड और कई पार्टियों के झंडे भी मिले हैं। घर पर चल रही तलाशी में पुलिस को 15 देसी बम, 25 कारतूस और 2 किलो विस्फोटक मिला है। उधर लखनऊ में विकास दुबे के घर पर भी जांच हो रही है। लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीम इस घर के दस्तावेजों की वैधता की पड़ताल कर रही है। बहुत जल्द ही हम सभी अभियुक्तों को तथा इनके संरक्षण देने वालों को, नकाबपोशों को, सबको हम जेल के पीछे भेजेंगे तथा इनके विरुद्ध जो भी नियमानुसार कार्रवाई हो वो करेंगे। इनके घर परिवार वालों तथा इनके द्वारा अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति की भी जांचें चल रही हैं। इनके पास कौन कौन से प्रमुख अभियुक्तों के पास कौन कौन से असलाह हैं, उसके निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। विकास दुबे की मां की तरह अब उसकी बहन ने भी कहा है कि पुलिस वालों की हत्या करने वाले उसके भाई को कठोर सजा दी जाए। भाई है जरूर है, लेकिन अब इस पर तो उनको दंड दे दिया जाए, कठिन से कठिन सजा दे दो भाई। पुलिस अधिकारियों से विकास दुबे के संबंधों की जांच का जिम्मा आईजी लक्ष्मी सिंह को सौंपा गया है, जिन्होंने आज कानपुर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। माना जा रहा है कि विकास दुबे की मदद करने वाले पुलिस वालों से ये सुराग भी मिल सकता है कि वो अभी कहां छिपा हुआ है। जहां ये सब हुआ, अब आपको वहां ले चलते हैं, यानी कानपुर के बिकरू गांव। नरसंहार के जिम्मेदार 5 लोगों से मिलवाते हैं। ये वो किरदार हैं जिनकी कहानी अपराधी विकास दुबे के इर्द गिर्द घूमती है। इसमें एक किरदार उन अनंत तिवारी का भी है जो तब कानपुर के एसएसपी थे और अभी थोड़ी देर पहले एसटीएफ में डीआईजी थे, जिनका तबादला हो गया। और इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या आनंद देव विकास दुबे को ईमानदारी से खोज पाएंगे, लेकिन अब उन्हें हटा दिया गया है। हमारी अगली रिपोर्ट इसी अपडेट से पहले तैयार कर ली गई थी। ये हैं वो 5 किरदार जिनके इर्द गिर्द विकास दुबे की पूरी कहानी घूम रही है। यही है वो 5 किरदार जो कहीं न कहीं कानपुर के बिकरू गांव में हुए पुलिस वालों के सामूहिक नरसंहार के जिम्मेदार हैं। इनमें पुलिस के छोटे अधिकारी से लेकर बड़े अधिकारी भी हैं। विकास दुबे के पैसों का हिसाब किताब रखने वाला शख्स भी है, विकास दुबे की पत्नी भी है और साथ ही राहुल तिवारी नाम का वो व्यक्ति भी है जिसने विकास दुबे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी और मौजूदा नरसंहार की पूरी पटकथा उसी एफआईआर के बाद लिखी गई। तो इस पूरे घटनाक्रम का पहला किरदार है अनंत देव तिवारी, कानपुर के पूर्व एसएसपी और विकास दुबे को खोजने वाली एसटीएफ के मौजूदा डीआईजी। अनंत देव तिवारी पर आरोप है कि बिल्हौर के सीईओ देवेंद्र मिश्रा लगातार विकास दुबे और चौबेपुर के एसओ विनय तिवारी की शिकायत कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। शहीद सीईओ देवेंद्र मिश्रा लगातार ये बता रहे थे कि कैसे विकास दुबे के काले कारनामों को सफेद करने का काम विनय तिवारी कर रहा था, लेकिन एसएसपी साहब ने कुछ नहीं किया। अब सवाल यह है कि एसटीएफ में रहते हुए अनंत देव तिवारी विकास दुबे को ईमानदारी से खोज पाएंगे। वही अनंत देव आज इस पूरे मामले की जांच भी कर रहे थे, जो उस वक्त सीईओ साहब की सुनने को तैयार नहीं थे। तो भरोसा है आपको उनके ऊपर? देखिए, कोई भी व्यक्ति अपने खिलाफ स्वयं जांच नहीं कर सकता। न्याय का सामान्य सा सिद्धांत है, जब ऐसी कोई जांच कमेटी बैठाई जाती है, एसटीएफ जांच करती है, तो उसमें से कम उन लोगों को अलग रखा जाता है जिनके ऊपर संदेह होता है। ठीक है, स्वयं संदेहग्रस्त व्यक्ति जो हैं वो जांच क्या करेंगे? इस पूरी कहानी का दूसरा महत्वपूर्ण किरदार है जय वाजपेयी का, जो विकास दुबे का साथी था।
जय वाजपेयी का कानपुर के तत्कालीन एसएसपी आनंद देव के साथ उठना बैठना था और ये तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। विकास दुबे के एक जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने की जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं, वो पार्टी जय वाजपेयी के घर पर ही हुई थी। जय वाजपेयी को पूछताछ के लिए पुलिस लेकर गई है। उसके बारे में कहा जाता है कि वो सिर्फ 7 साल में एक आम आदमी से करोड़पति बन गया था। जय वाजपेयी 2012-13 में एक प्रिंटिंग प्रेस में 4,000 रुपए की नौकरी करता था। इसके बाद वो विकास दुबे के संपर्क में आया और 2014-15 में उसने विकास के टेरर के बल पर विवादित जमीनों की खरीद फरोख्त में मोटा पैसा कमाया। इसी पैसे को उसने ब्याज पर बांटा और उसके बाद 15 से ज्यादा संपत्तियों का मालिक बन गया। वो विकास से कम ब्याज दर पर पैसा लेता था और उसे ज्यादा ब्याज पर देता था। ये लग्जरी कारें कल पुलिस ने जब्त की थी। ये तमाम कारें जय वाजपेयी की थी, लेकिन इनका इस्तेमाल विकास दुबे किया करता था। ऋचा दुबे, विकास दुबे की पत्नी, इस पूरे घटनाक्रम की एक और महत्वपूर्ण किरदार है। ये भी बताया जाता है कि ऋचा भी अपने पति के अपराधों में सहयोगी थी। ऋचा कानपुर में नहीं, लखनऊ में रहती थी, लेकिन लखनऊ से बैठे बैठे ही कानपुर के बिकरू गांव में अपने घर पर लगे सीसीटीवी से वो नजर बनाकर रखती थी। विकास ने पुलिस से बचने के तमाम बंदोबस्त किए थे। हम आपको दिखाएंगे कि जो मुख्य द्वार था, फिलहाल तो ये ढह चुका है, पुलिस ने विकास के पाप की लंका को ढहा दिया है, लेकिन विकास ने तैयारियां पूरी की थी। किसी भी वक्त अगर पुलिस का छापा उसके यहाँ पड़ता है तो पुलिस भीतर ना आ सके और उसको पुलिस की बिल्कुल सटीक लोकेशन मिल सके, उसका पूरा इंतजाम इन सीसीटीवी कैमरों के जरिए किया गया था, जो फिलहाल मकान गिरने से चकनाचूर हो चुके हैं। इन सीसीटीवी कैमरों की जो कनेक्टिविटी थी वो विकास ने न केवल अपने घर के अंदर रखी थी, बल्कि अपनी पत्नी ऋचा दुबे के मोबाइल पर भी दे रखी थी। साथ ही ये हिदायत भी दी थी कि अगर कभी उसे लगे कि पुलिस उसे इनकाउंटर में मारने के लिए आई है तो वो सीसीटीवी के फुटेज निकालकर उन्हें वायरल कर दे। राहुल तिवारी वो शख्स है जिसने विकास दुबे के खिलाफ हत्या की कोशिश का मामला दर्ज करवाया था। दोनों के बीच जमीन को लेकर एक विवाद भी चल रहा था। आरोप है कि विकास के गुर्गों ने राहुल पर जानलेवा हमला किया था, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी, क्योंकि चौबेपुर का एसओ विनय तिवारी राहुल को विकास दुबे से पंचायत करवाने ले गया और वहीं विकास ने राहुल को बुरी तरह से पीटा था और एसओ को भी धमकी दी थी। और फिर हमारे लड़का को खूब मारने के बाद विकास बोले कहना इसको जानते मार दो। फिर जो कुछ ईश्वरी भगवान की गति, तो फिर विकास बोले कहना तुम राहुल क्या चाहते हो? तो राहुल कहना जो कही दे तुम चाहिए। तो कहना तुम्हारा कितना रुपया लगा मुकदमे में? तो कहना 5-6 लाख ला गए। इसके बाद राहुल तिवारी ने सीओ से शिकायत की और फिर विकास दुबे के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और उसी एफआईआर में दबिश देने के लिए पुलिस की टीम जा रही थी जब विकास ने उनका नरसंहार कर दिया। अब राहुल तिवारी और उसकी पत्नी का तब से कुछ पता नहीं चल रहा है। वो दोनों लापता हैं। शाम का जब पहले ये कांड के पहले शाम का हमसे बस बात भय, तो हमको कहाँ हो भैया आइयो नहीं? तो कहने लग कि हम नहीं अबे। तो हमको कहाँ हो? तो कहने लग हम जहाँ हम तहाँ सुरक्षित है, अब मार तुम चिंता न करो। अब हमें तो वो नहीं हो मालूम, बाकी रिपोर्ट हुई गए, हमें कुछ नहीं मालूम बा। जब सवेरे हुई सब आदमी मार देंगे, पुलिस वाले आए तब हुई सब ये बताओ। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण किरदार है विनय तिवारी, चौबेपुर थाने का वो एसओ जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो सिर्फ नाम का थानेदार था, जबकि हुक्म विकास दुबे का चलता था। विकास दुबे से जुड़े हर कांड में विनय तिवारी का नाम आ रहा है। विनय तिवारी फिलहाल सस्पेंडेड है, लेकिन उसके विकास दुबे से संपर्कों की जांच चल रही है।